वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। आईएनजेएसओ 2022 का पेपर फिजिक्स का सॉल्व करने आया हूं। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ो और पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका एक पेपर भी अटेम्प्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बढ़िया आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। एक पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 2023 का, 12 सवाल थे उसमें, अच्छे सवाल थे उसमें। इसमें भी कुछ अच्छे सवाल हैं, कुछ एवरेज सवाल हैं। देखते हैं किस तरीके का पेपर 2022 में आया था। मैं इधर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाला पोर्शन कवर करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाला पोर्शन, फिजिक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ जल्दी से पढ़ो, क्या कह रहा है सवाल में। पॉज करके स्क्रीन को खुद से पढ़ो एक बार, सवाल क्या कह रहा है। तो पढ़ा आपने, ऑन अ विंडी डे standing on your balcony you hear the whistle of a stationary train at a distance. Which among the velocity and frequency of the sound is are affected by the wind? कह रहा है वो कौन कौन सी चीज हैं जो विंड से इफेक्ट होंगी बाय द विंड। ठीक है, वेलोसिटी, ऑप्शंस दिए हैं उसने, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, बोथ वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, नीदर वेलोसिटी नॉट फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं बता दूं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, ये वक्त के साथ, मीडियम के साथ नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। एक बार जो एमिट हो गई जिस फ्रीक्वेंसी पर, सो हो गई, अब वो नहीं बदलेगी। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती। ठीक है, विंड के साथ अगर कुछ बदलेगा तो सिर्फ वेलोसिटी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। अब वेलोसिटी तो बदलेगी यार, नीदर वेलोसिटी नॉट फ्रीक्वेंसी। नॉट फ्रीक्वेंसी बात सही है, नीदर वेलोसिटी ये वाली बात गलत है। तो हमारे पास आया है ओनली ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है, प्लीज एक बार खुद से पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं तो करूंगा ही सॉल्व। कह रहा है माधव नाम का एक बच्चा है, उसने एक टॉय कार्ट बनाई। टॉय कार्ट ऐसे बनाई उसने कि एक पहिया टॉय कार्ट का बड़ा है, उसका व्हील साइज जो है वो बड़ा है। ठीक है, और उसने एक ऐसे एक्सेल ज्वाइन किया और यहाँ पर एक छोटा पहिया उसने ज्वाइन कर दिया। एक साइड बड़ा पहिया है और एक साइड छोटा पहिया है। तो बात क्या होगी जब ये एक्सेल ऐसे, मतलब ये जैसे पेन है, इसमें एक साइड बड़ा चक्का लगा दिया, चक्का बोले तो व्हील, और इधर एक छोटा व्हील लगा दिया, पहिया। ठीक है, छोटा पहिया बड़ा पहिया। अब जब मैं इसको ऐसे आपकी तरफ ऐसे रोल कर दूंगा तो छोटा पहिया कम चलेगा और बड़ा पहिया ज्यादा चलेगा सेम डिस्टेंस चलने पर। ठीक है, सेम डिस्टेंस अगर आप चलाना चाहते हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, छोटा पहिया ज्यादा घूमेगा, ज्यादा घूमेगा, और बड़ा पहिया कम घूमेगा। ठीक है, अगर वो सेम डिस्टेंस चल रहे हैं। समझने की बात ऐसी है, अगर नॉर्थ की तरफ उसने इस पहिए को, इस कार्ट व्हील को, एक टॉय कार उसने जो बनाई है जिसमें एक तरफ बड़ा व्हील है और एक तरफ छोटा व्हील है, तो जब ये सेम ओमेगा से घूमना चाहेंगे अगर, तो बड़ा पहिया ज्यादा चल जाएगा, छोटा पहिया कम चलेगा, जिसकी वजह से ये एक टर्निंग इफेक्ट ले जाएगा। समझ में आई बात। जिस साइड छोटा, देखो क्या दुनिया, क्या दुनिया है यहाँ पर, करते हैं डिस्कस। तो ये जो व्हील की मैं बात कर रहा था, सुनना बात को, कि अगर मैं एक ऐसे कार की ही बात कर लूं कि कार के ये व्हील हैं। ठीक है, यहाँ पर एक व्हील है, यहाँ पर एक व्हील है। तो अगर मैं इस साइड के पहियों की स्पीड कम कर दूंगा और इस साइड के पहिए ज्यादा तेजी से घूम रहे होंगे, तो ये कार इधर की तरफ टर्न कर जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर इधर के पहिए ज्यादा घूम रहे हों और इधर के कम घूम रहे हों, तो ये कार इधर की तरफ घूम जाएगी। बात समझ में आई क्या। तो आपको समझनी पड़ेगी ये बात कि इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, अब टर्निंग इफेक्ट आएगा तो आपको बताना है कि अगर उसने नॉर्थ की तरफ छोड़ा, नॉर्थ की तरफ छोड़ा, लेफ्ट व्हील बड़ा है, लेफ्ट व्हील बड़ा है, राइट व्हील छोटा है, तो इसका टर्निंग इफेक्ट ऐसे ही आएगा। अब वो कह रहा है कि ये नॉर्थ की तरफ अगर हमने छोड़ा
तो कितने चक्कर लेने के बाद, कितने टर्न्स लेने के बाद ये वेस्ट की तरफ वापस घूम जाएगा। पढ़ लेते हैं सवाल। द लेफ्ट व्हील वाज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द राइट व्हील वाज 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द व्हील्स वर कनेक्टेड to the opposite ends of the axle of length 10 centimeter. He set the cart in motion on the floor pointing due north. North की तरफ उसने डायरेक्शन करके छोड़ दिया. Assume that the wheels rolls without slipping. Approximately after how many rotations of the wheels will the cart be pointing due west? ठीक है, चलो तो बात समझ लो कि नॉर्थ की तरफ अगर उसने छोड़ा है तो एक पहिया ऐसे घूम के आएगा यहाँ पर, ठीक है, एक पहिया ऐसे घूम के आया जब वो वेस्ट की तरफ डायरेक्शन ले रहा होगा, एक पहिया ये वाला चक्कर लेके यहाँ इस वाली डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और छोटा वाला पहिया ये वाली डायरेक्शन लेके ये पॉइंट करेगा जब वो वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो बच्चों ने इतना तो समझ लिया कि मास्टर ऐसी कुछ बात है कि ये 3/4 सर्कल घूमेगा। कितना घूम रहा है? 3/4 सर्कल, यानी कि कितना एंगल घूम गया? 3π/2 एंगल घूम गया। कितना एंगल घूम गया मेरे बच्चों? 3π/2 एंगल। ठीक है, यहां से शुरू की थी बात, यहां से, ठीक है, ये पूरा घूम के इतना आया तो कितना घूम गया? 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। और ये भी बात समझने की है कि ये जो छोटा वाला मैं ढंग से बना नहीं पाया, ये भी एक सर्कल बनेगा और ये भी एक सर्कल ही बनेगा। तो ये ऐसे है कि दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं राजू भैया, दो सर्कल हैं, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। ठीक है, और आपने इतनी बात की है, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। ठीक है भैया, और यहां से बात जो शुरू हुई कितनी हुई है। अब दोनों ने कॉन्सेंट्रिक सर्कल किया तो मैं तो ये जानता हूं कि इसका रेडियस, ये एल लेंथ की अगर आप एक्सएल लेंथ मान लो, या ये तो दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, आप ये मानो कि ये आर है, तो ये कितना हो गया? r+10। कितना हो गया ये? r+10। रेडियस कितना हो जाएगा उसका? बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा? r+10। r+10 ये हो गया r+10 सेंटीमीटर, और ये कितना है? r सेंटीमीटर। ठीक है राजू भैया, चलो आओ बात समझते हैं। उसने ये कहा कि कितने नंबर ऑफ रोटेशंस के बाद ये दोनों इस वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करने लगेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो मैं आपसे ये पूछूं कि बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी लेंथ कितनी होगी? सर 3π/2 इंटू r+10, 3π/2 r+10, ये बाहर वाली सरकमफेरेंस हो गई इतनी 3/4 सर्कल की। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, 3π/2 r+10, और अंदर वाला जो होगा वो कितना है? 3π/2 इंटू आर, 3π/2 इंटू आर। वो कह रहा है कितने नंबर ऑफ रोटेशंस के बाद ये वापस वेस्ट की तरफ मिल जाएगा। आपको सवाल क्लियर हुआ या नहीं? तो 3π/2 r+10, 3π/2 r+10 ये किसके इक्वल होगा? ये जो छोटा एक बड़ा पहिया यहाँ घूम रहा है वो कितने चक्कर ले लिया हमने? लेट अस सपोज n चक्कर घूम गया, तो उसका n टाइम्स ऑफ 2π, उसकी रेडियस कितनी है उसकी? 2 सेंटीमीटर। ये 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, n टाइम्स घूमा तो n इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, n टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील, वो किसके इक्वल होगा? कि जितना चक्कर वो घूम गया। मैंने r रेडियस इसको माना, ठीक है, ये जो छोटा सर्कल, छोटा वाला पहिया जिस सर्कल पे घूम रहा था, बड़ा वाला पहिया r/10 सेंटीमीटर के सर्कल पे घूम रहा है, तो ये वाली जो लेंथ है वो पहिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का n टाइम्स घूम के कवर करेगा। बात समझ में आई क्या? तो 3π/2 इंटू आर, ये कितने चक्कर घूम के कंप्लीट करेगा? n ही, लेकिन इसकी सरकमफेरेंस कितनी है? रेडियस कितनी है? 3। मैं एक बार देख लूं, 3 है ना? हाँ 3 है।
तो कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अब मैं यहां से n निकालूं तो n कितना आ रहा है मेरा, पाई से पाई कैंसिल कर दूंगा और ये हो जाएगा यहां से n इज इक्वल टू 3/8 r प्लस 10। और यहां से अगर मैं पाई से पाई कैंसिल करता हूं, 3 से 2 इंटू 5 कैंसिल कर देता हूं, तो n किसके इक्वल आ गया, यहाँ से r/2 के इक्वल आ गया। यहाँ से n आया r/2 के इक्वल। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लोगे क्या, r की वैल्यू आएगी यहाँ से, इक्वेट करना है ना, तो 3/8 r प्लस 10 इज इक्वल टू r/2। तो r कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। r को 30 सेंटीमीटर इस वाले रिलेशन से अगर देखें तो n कितना आ गया, 15। तो 15 रेवोल्यूशन लेगा। 15 रेवोल्यूशन बाद यही सवाल था कि अप्रोक्सीमेटली आफ्टर हाउ मेनी रोटेशन हाउ मेनी रोटेशंस ऑफ द व्हील्स विल द कार्ड बी पॉइंटिंग इन द वेस्ट। तो कितना आया, सी 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडन ब्लॉक है, पढ़ लो सवाल। वो पार्शियली सबमर्ज्ड है इन अ कप ऑफ वाटर इफ द सेटअप इज टेकन। कह रहा है किसी और प्लेनेट पे लेके जाऊंगा मैंने कहा ले जाओ। ठीक है, कह रहा है किसी और प्लेनेट पे लेकर जाऊंगा, मैंने कहा ले जाओ। कह रहा है एक ब्लॉक था जो कि पार्शियली डूबा हुआ था। अब कितना डूबा कितना नहीं डूबा ये अलग बात है, लेकिन वो पार्शियली सबमर्ज था। ठीक है, तो ठीक है। अब बात क्या कह रहा है कि जब हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे, इफ द सेटअप इज टेकन टू द मून assuming the setup is such that the water does not evaporate, कि पानी वानी जब रास्ते में लेके गए पानी उतना ही रहा, तो क्या होगा, ये जो डिब्बा है अब कितना अंदर बाहर हो जाएगा, मतलब कितना ज़्यादा डूब जाएगा, कम डूब जाएगा, बाहर निकल आएगा, अंदर चला जाएगा, क्या होगा इस डब्बे के साथ, ये कहानी है। तो मैंने ऑब्जर्व की अपनी फंडामेंटल वाली बात जो मैं सीख के आया था, कि एक जो ब्लॉक होता है उसका नीचे क्या लग रहा होता है, mg, और इसके ऊपर जो बॉइंट फोर्स आ रही होती है वो होती है एफ बी। जहाँ पर ये बैलेंस कर जाते हैं वहाँ पर वो ब्लॉक फ्लोट करने लगता है। अगर वो फ्लोट कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ बॉडी कौन सी है, जो सबमर्ज्ड है, डूबी हुई। ठीक है, सबमर्ज्ड पार्ट, सबमर्ज्ड, उल्टी बात कर दी भैया, सबमर्ज्ड पार्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब भैया मून पे ले जाने से जी पर ही सबसे पहले फर्क पड़ता है, जी ही यहाँ कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब मास जो है बॉडी का वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड एंड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, जो कि नहीं बदल रही है जब आप अर्थ से मून पे जाओगे। ठीक है, वो उतना ही रहा, डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज उतनी रहेगी, जी कैंसिल हो गई जो चेंज हो रहा था। तो मुझे तो इतना समझ में आया, द ब्लॉक विल स्टिल फ्लोट बट द वाटर लेवल इन द कप गो विल राइज विल गो डाउन रिमेन सेम वाली बात बिल्कुल सही है, रिमेन सेम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें आगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जी में जो चेंज आता जब वो मून पे जा रहा है तो ग्रेविटी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून ही अलग है, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा सवाल है, इस सवाल को देखेंगे समझेंगे, भले ही आप इसको 2 बार पढ़ लो। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, इस सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मतलब मैं एक दोनों ही डिस्कस कर दूंगा। चलो सुनते हैं। बात ये है कि ये कह रहा है कि एक लेंस है, ठीक है कि यहाँ पर 2 तीर आपको दिखा दिए गए, देखे भैया। उसके बाद की बात क्या है कि एक बॉक्स जो है वो 0.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सी इमेज है, हमें ये पता नहीं है। ऑब्जेक्ट इमेज हो सकता है, ऑब्जेक्ट इमेज हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये हो या ये हो, इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, समझ रहे हो।
उसने कहा कि यहाँ पे हमने कहीं मिरर रखा, यहाँ पे हमने कहीं मिरर रखा, वो मिरर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब जहां आपने मिरर रखा उस मिरर के हिसाब से फिर कोई इमेज बनी, फिर रिफ्लेक्शन होके उस इमेज की इमेज कहीं यहाँ वापस बन जाएगी। सवाल क्लियर हुआ आपको? उसने हमसे यही सब डिस्कशन किया है सवाल में, उसने यही सब बोला है। मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि एक यहाँ पर दो तीर बने हुए हैं। अब ये दो तीर बने हुए हैं, इसमें ये नहीं पता कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी इमेज है। ये ऑब्जेक्ट इमेज भी हो सकता है, ये भी ऑब्जेक्ट इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, या ये ऑब्जेक्ट ये इमेज है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेंस तो इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनाता है। फिर उसने कहा कि मैंने यहाँ मिरर इस्तेमाल किया है। अब इधर कहीं मिरर रखा हुआ है, जो मिरर इस इमेज की इमेज बनाएगा, जो इमेज फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो फिर फाइनली यहाँ पर इमेज बनेगी। सर इमेज इमेज इमेज, ये तो सपने में सपना इंसेप्शन टाइप हो गया। तो मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी यहाँ पर, फिर इसकी इमेज बनेगी इस मिरर में, फिर इस इमेज की ये लेंस वापस से एक इमेज बनाएगा जो इन्वर्ट होके इधर आएगी और रियल इमेज बन जाएगी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चलो। अब 0.5 सेंटीमीटर का अगर ये है तो आपको जूम करके अगर दिखाऊं मैं, शक्तिमान, तो एक ब्लॉक 0.5 सेंटीमीटर का है। एक ब्लॉक कितने सेंटीमीटर का? 0.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये ब्लॉक अगर आप देख लो तो ये कितना हुआ? अगर एक ब्लॉक आपने देखा तो ये कितना हुआ? 1 पॉइंट कितना हो गया? 0.5 और ये 1.5, तो 0.75 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया? 0.5 0.5 0.5, तो ये हुआ 1.5 सेंटीमीटर। समझे आप? यानी कि जो भी हुआ उसमें, मिरर तो कोई मैग्निफिकेशन देता नहीं, मिरर तो कोई मैग्निफिकेशन नहीं दे रहा है। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मानते हो, इसको ऑब्जेक्ट मानते हो, तो यहां पर जो इमेज बने फिर उसका कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा, फिर उसका वापस एक इमेज बन रही है, तो फाइनली डिमिनिश्ड बनी। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहां पर अगर इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो मैग्नीफाइंग अगेन मैग्नीफाइंग, तो फिर यहां पहुंच गए, ठीक है। बात समझ में आई? चलो बात करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का आइडिया भी ले लो यहीं पर, मैं फिर इसको लिख दूंगा 1.5 सेंटीमीटर। ये कितने डिस्टेंस पर है यहां से? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 सेंटीमीटर पर ये बना हुआ है। और ये कितने पर बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 सेंटीमीटर पर ये है। तो मुझे 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इन दोनों का लेंथ से डिस्टेंस भी पता है। बात क्लियर हो गई क्या? अब चलते हैं आगे। अच्छा थोड़ा और मिनिमाइज करना है। अरे यार ये तो, समझे आप? सब कुछ हटाना ही पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना है। ओहो, 0.75, और इसका डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ये कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रही है आपको इतनी बात? और प्रिंसिपल एक्सिस कहीं ये रहा, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आई आपको बात? तो अब हमें मिरर की लोकेशन बतानी है। फाइनल सवाल ये है, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा इमेज है। बस यहाँ पर दो मार्किंग दे रखी है कि ये है और रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। सवाल में आगे यही लिखा है
कि हमें रे डायग्राम बनाना है ये शो करते हुए कि कौन ऑब्जेक्ट कौन इमेज क्या होगा, और इस बात को बताने के बाद हमें ये भी बताना है ऑल्सो स्टेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड लोकेशन ऑफ द मिरर एफ बोथ इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, जस्टिफाई करना है कि कोई और भी ऐसी वैल्यू हो सकती है या नहीं। ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आई ना आपको? जो अभी तक डिस्कशन हुआ ये तो क्लियर है ना? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 0.75 और 1.5, यानी कि अब यहाँ कहीं मिरर हमें रखना है, यहाँ पर हमें कहीं मिरर रखना है, मिरर 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 मिरर। ठीक है, यहाँ पे कहीं हम मिरर रख देंगे। अब मिरर की लोकेशन का ही हमारा सारा सवाल है कि मिरर की लोकेशन क्या होनी चाहिए और इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई क्या आपको? तो इसमें थॉट एक ये है देने का कि यार अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि इस ऑब्जेक्ट की, मैंने कहा आपको कि कई सारे तरीके हो सकते हैं, थॉट है बस सोचने का, मुझे तो इस बात को सेटिस्फाई कराना है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इसको ऑब्जेक्ट मान लूं और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाऊं, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाऊं और इस मिरर से उसकी इमेज बनवाऊं कुछ ऐसे कि वो इस मिरर के 2f पर बन जाए। समझना बात को, इसकी इमेज बनाऊं और वो इमेज की इमेज ये मिरर बनाए, मिरर, और ये मिरर जो इमेज बनाए वो इस के 2f पे आ जाए। तो इसके 2f पे जैसे इमेज आएगी, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, मैं 2 बार और बोलूंगा, इसको ऑब्जेक्ट माना, इसकी इमेज बन गई, मान लो इसकी इमेज कहीं यहां बन गई, कहीं भी बन गई, जहां भी बन गई। अब इस इमेज की इमेज बनवाओ इस मिरर से और इस तरीके से बनवाओ कि ये इसका 2f हो इस लेंस का, कि अगर ये 2f होगा, अगर ये 2f होगा तो ये 2f पे ही इमेज इसको बना देगा और ये मुझे मिल जाएगी। समझ में आई बात आपको? क्योंकि इमेज फोकल ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा होता है, 2f पर ऑब्जेक्ट होता है, तो वो सेम साइज की इमेज बनाता है। तो थॉट समझ में आया आपको? तो मैं इसकी इमेज कहाँ बनवाऊं? 3 सेंटीमीटर है ये, 3 सेंटीमीटर पे ये है, तो इसकी इमेज, और मुझे मैग्निफिकेशन डबल करना है, मैग्निफिकेशन डबल करना है, यानी कि मुझे देखो जब इसकी इमेज डबल बनवा दूंगा, ये मिरर तो कोई मैग्निफिकेशन करेगा नहीं, ये मिरर कोई मैग्निफिकेशन नहीं करेगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना आ गया 2, और यही क्या होता है v बाई यू, यू मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर, तो v कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर पे अगर ये बनता है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर मेरी कहीं इमेज बननी चाहिए और डबल साइज की बननी चाहिए, जैसे कि वहां बनी है, जैसे कि वहां बनी है। 1 2 3 बॉक्स नीचे, 1 2 3, यहां से 3 बॉक्स नीचे, यहां पर मेरी कहीं इमेज बननी चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे 2f, 2f पे इस मिरर से इमेज बनवानी है ताकि वापस 2f पे ये इमेज बन जाए। तो इसका 2f कितना होगा? इस लेंस का 2f किसके इक्वल होना चाहिए? मेरे मेरे थॉट के अकॉर्डिंग ये 2f ही होना चाहिए, क्योंकि 2f की इमेज 2f पे ही बनती है। तो ये तो कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 8 बॉक्स दूर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहां कहीं इसका 2f होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात हो गई यार, समझो बात को कि 12 12 बॉक्स दूर, कितने बॉक्स दूर 12, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अच्छा एक बॉक्स दूर चला गया वो, एरो भाई पास में आओ, एक बॉक्स, यहां तक। तो ये कहीं 2f होना चाहिए, क्योंकि इसकी एज इट इज इमेज बनेगी यहां पर, इसकी एज इट इज इमेज बनेगी यहां पर।
ठीक है। अब ये 2f पे अगर है तो वापस 2f पे यहां ये इमेज बन जाएगी सेम लोकेशन पे। ये तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस था, 3 बॉक्स नीचे बनी, 3 बॉक्स ऊपर बनी, 3 बॉक्स की इमेज, 3 बॉक्स की इमेज। तो भैया मुझे तो समझ में आ गया कि ये मिरर कहीं 5 सेंटीमीटर पे रखा होना चाहिए। तो लोकेशन कितनी हो गई, लोकेशन ऑफ मिरर, लोकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। और फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये मिरर 2f पे ही रखा होना चाहिए, ये 2f ही होना चाहिए, ये 2f होना चाहिए। अगर ये 2 बॉक्स दूर इमेज बन रही थी, मतलब मुझे इस, ये इमेज किससे बनी, इमेज बाय लेंस, और बाय लेंस इमेज बनी, ये बाय मिरर बनी। समझ में आ रही बात। तो मुझे यहां इमेज बनवानी थी क्योंकि मुझे ये इमेज चाहिए थी, यहाँ 5 बॉक्स इधर 5 बॉक्स इधर, मुझे यही इमेज चाहिए थी। तो मिरर इन दोनों के कहीं बीच में होना चाहिए ना, तो 5 सेंटीमीटर और यही 2f के बराबर है। समझ में आई बात आपको। तो मिरर की लोकेशन आ गई 5 सेंटीमीटर, और लेंस की पोजीशन कितनी लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताओ। ये 5 सेंटीमीटर दूर, सॉरी एक चीज गड़बड़ भूल गया मैं, ये 2f होना चाहिए यहां पर, ये 2f होना चाहिए, सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है, ये तो कितना था 6 सेंटीमीटर, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये जो लेंस की, लेंस से मिरर की पोजीशन हो गई, ये हो गई 5 सेंटीमीटर, और ये जो है यहां से लेके यहां तक जो कि 4 सेंटीमीटर है, ये 2f के बराबर हो गई। समझ में आई बात। ये इमेज बन गई बाय लेंस, सबसे पहला बाय लेंस यहाँ बनी, ये थॉट दिया सिर्फ इसको कि यहाँ बने, फिर उसकी इमेज कहीं ऐसे बन जाए कि 2f पे, और 2f की इमेज 2f पे आ जाएगी। तो 2f 4 सेंटीमीटर के बराबर है। 2f किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि फोकल लेंथ कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, लोकेशन ऑफ मिरर फ्रॉम लेंस इज 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 2 सेंटीमीटर। अब उसने बी पार्ट भी पूछा हमसे सवाल में, बी पार्ट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। बी पार्ट ये है कि विद द गिवन ऑब्जेक्ट एंड इमेज पेयर आर दे एनी अदर वैल्यूज ऑफ एफ एंड एल आर पॉसिबल। तो एक सेट और पॉसिबल होगा, मतलब आप ये समझो कि ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। तो समझना इस बात को, एक बात को समझना कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां ले जाऊं, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां ले जाऊं और इमेज को उठाकर यहां ले आऊं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वी और यू इंटरचेंज हो जाएंगे। तो सर कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इन दो को इंटरचेंज करोगे ना आपस में, मतलब आप ऑब्जेक्ट इसको मान लो, ऑब्जेक्ट इसको मान लो, तो इमेज यहां बनेगी आकर। समझे आप। लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी बातें बिल्कुल सेम रहेंगी, ऑल आंसर्स विल सेम। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऐसा होता है। ठीक है, वी और यू इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आखिरी सवाल है हमारा एक ये, पद्मा एक बच्ची है, वो क्या कर रही है, वो स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती है। अब उसने क्या किया, उसके पास क्या क्या सेटअप है, सवाल को आप एक बार खुद से पढ़ लो। तो उसने क्या किया कि एक मैग्नेट को यहां से ड्रॉप किया, एक मैग्नेट को यहां से ड्रॉप किया। ठीक है, रिलीज किया, रिलीज, ड्रॉप करना मतलब रिलीज करना, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। और एक स्मार्टफोन को यहाँ पे लाके रख दिया, स्मार्टफोन को, और एक स्मार्टफोन यहाँ पे लाके रख दिया। अब जैसे ही मैग्नेट इसके पास से गुजरेगा तो इसके अंदर एक वाइब ग्राफ में, मतलब एक मैग्नेटोमीटर जो है, ये मैग्नेटोमीटर ऐप के थ्रू एक यहाँ फ्लक्चुएशन नजर आएगी और एक यहाँ फ्लक्चुएशन नजर आएगी।
तो उन दोनों की फ्लक्चुएशन के टाइम नोट करके ये कुछ पता लगाना चाहती है कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी। सवाल पढ़ा आपने, उसे ये सब पता है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उसे ये भी पता है S2, और उसको ये भी पता है कि S1 कितना है। ठीक है, ये सब उसको पता है। अब उसको बस स्मॉल जी की वैल्यू पता लगानी है। तो ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा दिमाग को फोकस करते हुए एक जगह और सवाल को कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल काइनेमेटिक्स है ये। आ जाओ बात करते हैं। तो यहाँ पे एक लेवल है S1 डिस्टेंस पे और एक लेवल है S2 डिस्टेंस पे। तो उसने कहा जब मैंने यहाँ से रिलीज करी तो उसके पास 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, लेकिन यहाँ आते आते वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी, जो कि किसके इक्वल होगा, √2g(s1) के इक्वल होगा। इस वाले इस वाले टाइम को उसने नोट कर लिया वो T1 है, और इस वाले टाइम को उसने नोट कर लिया कि वो T2 है। T1 और T2, ठीक है, T1 और T2। तो अब यहाँ पर आप देखो कि इस टाइम इंटरवल के डिफरेंस को हम कह दें डेल्टा टी, या मैं कह दूं टी कह दूं, कि ये जो डिफरेंस है ये टी के बराबर है, टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 है। ठीक है, ये भी मुझे पता लग जाएगा। समझे आप? कैसे पता लगेगा? यहाँ पे एक रीडिंग आई, यहाँ पर एक रीडिंग आई, वो किस टाइम आई, वो दो इंस्टेंट मुझे पता है, उनका डिफरेंस वो टाइम इंटरवल है। तो मैं क्या ये जानता हूँ कि एस इज, भाई ये पता कैसे आई, ये थर्ड इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से बाई यूजिंग दिस, ठीक है, इसको V1 भी कह सकते हो। ठीक है, तो V1 कितनी आ गई, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, V1 इज इक्वल टू √2g(s1)। मुझे g नहीं पता, लेकिन इतना है पता है कि हाँ है तो तो ऐसा ये V1 आ गई। V1 वो जो S1 हाइट गिरने के बाद, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी भाई, यहाँ पर u 0 थी, यहाँ से ड्रॉप किया गया था 0 मीटर पर सेकेंड, u 0 है, ये आ गई। अब यहाँ से क्या ये एक वेलोसिटी यूज करके मैं एक नया मोशन कंसिडर कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एक नया मोशन कंसिडर कर लूँ, जिसको मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लिंक कर दूं, यानी कि s की जगह क्या रख दूं, S2, u की जगह क्या रख दूं, ये वाली वेलोसिटी, यहां से यहां तक का मोशन कंसिडर कर लूं। ये टाइम कौन सा है, so ये t इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये बता ही दिया। तो एक कोई नई इक्वेशन नहीं बन सकती क्या यहाँ से, √2g(s1), और यहाँ पे कौन है t, यहाँ पे कौन है t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ a की जगह क्या रख दूं, g। ठीक है, तो g को क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है, √g का स्क्वायर, यहाँ पे एक √g यहाँ है, S2 इज इक्वल टू √2s1 t √g प्लस टी स्क्वायर बाई 2 √g का स्क्वायर। g क्योंकि मुझे निकालना है इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, और ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये √g में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक एक्स स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को देखो जरा सा, S2 इज इक्वल टू √2s1t, इसको बोल दिया मैंने x प्लस टी स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर a अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 प्लस √2s1, इसको भी इक्वेशन में लिख दो या जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। तो ये कौन है, x, और यहाँ पे कौन है, माइनस S2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर बाई 2, b की वैल्यू क्या आ गई, √2s1 इंटू टी, सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस S2। तो यहाँ पर √g बोले तो x वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस b, यानी कि 2√s1 इंटू टी माइनस b प्लस माइनस, जिसमें से माइनस तो मैं हटा ही दूंगा। ठीक है, प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर जब करा तो क्या आ गया, 2s1 टी स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4
प्लस बन जाएगा ये, क्योंकि एक c माइनस है, 4a, a के नाम पे कौन है, टी स्क्वायर बाय 2, 4ac, c के नाम पे कौन है, s2 माइनस s2, और यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, और डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2t स्क्वायर बाय 2। समझे, सही हो गया काम, सही हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई हमारी, जो कि S1 भी पता है, T भी पता है, S2 भी पता है, सब अपने को पता है, हाँ या ना। तो ये G की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है या नहीं, बिल्कुल कैलकुलेट की जा सकती है, यही हमारा सवाल था, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। Describe the experiment that she should perform to determine G as accurately as possible. You must clearly describe the setup and procedure of the measurement as well as derive the formula for determination of G. ठीक है, और नीचे क्या लिखा है, फ्रॉम द मेजर्ड क्वांटिटी ऑल्सो लिस्ट द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एरर। तो आपको सब कुछ मालूम है भाई, सब कुछ, जी तक भी आप पहुंच ही गए इस एक्सप्रेशन से, आपको सब कुछ, बस आपको इतना है कि S1 S2 सही मेजर किए गए हो, S1 S2 को सही मेजर किया गया हो, S1 S2 को सही मेजर किया गया हो, इनके अंदर एरर कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, एरर लेस अगर ये हैं तो एक्यूरेट आएगी जी की वैल्यू। दूसरा, स्मार्टफोन जो S1 है, स्मार्टफोन 1 और स्मार्टफोन 2, इनको मैंने साथ साथ ऑन किया, ठीक है, दोनों को एकदम से ऑन किया साथ। अब इनको जिस वक्त मैंने ऑन किया किसी टाइम 0 पर, वो टाइम, या मैं कहूं पीछे दे रखा है टाइम, हमने मार्क किया क्या, हाँ, तो जिस भी टाइम हमने इनको स्विच किया तो t इक्वल टू 0 से बात शुरू ही होगी, तो ये t इक्वल टू 0 इसके और इसके लिए, मतलब उस बच्चे का रिएक्शन टाइम, कि दोनों को ठक ठक बहुत तेजी से ऑन करना है, बहुत तेज, जितनी कम एरर उनके बीच में होगी, क्योंकि ये वाला जब दिखाएगा 5 सेकंड, इसको भी वही 5 सेकंड दिखाना है, घड़ी तो चलती हुई आ रही है, तो 12 बजे अगर आपने ऑन कर दी तो ये भी 12 बजे ही 0 दिखाना चाहिए, इसको भी 12 बजे ही 0 दिखाना चाहिए। तो जब 12:05 हो चुके होंगे तो ये 5 दिखाएगा, ये 5 सेकंड दिखाएगा। कहानी समझ में आ रही या नहीं आ रही, कि इनके स्विच ऑन का जो इंस्टेंट है वो जितना हो सके उसको सेम रखना है, बस ये 2-3 पॉइंट हैं, जो एरर, कोई एयर फ्रिक्शन ना हो, वैक्यूम वगैरह हो, तो जी की वैल्यू एक्यूरेट आती चली जाएगी। तो ये सवाल थे आपके 2022 INJSO के, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी जम के करो यार, इन पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, ये देखो कि किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, तो आपका माइंडसेट पहले बना होना चाहिए कि सवाल थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे डिस्कस किया जाएगा, वहां पे कोई बहुत तोप कॉन्सेप्ट नहीं आपको पूछ लिया जाएगा, बेसिक बातें ही पूछी जाएंगी, लेकिन पूछने का अंदाज थोड़ा इस तरीके का होगा कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे सवाल हो रहे होंगे। 2 सवाल देखे हमने, बेहतरीन एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे, इससे पहले भी जो हमने पेपर में डिस्कस किए उसके अंदर भी 3 सवाल बड़े एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे थे, तो ऐसे ही सवाल आने वाले हैं यार, ठीक है, कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट बेसिक ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल सेटअप को फोकस करता है, ठीक है बाबा। तो मिलते हैं आपसे फिर जल्दी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, एंजॉय।